students, how are you? Welcome to Enlight English. Today I'm here for my class 11 students and I'm going to explain the second poem of your main textbook Hornbill, The Laburnum Top by Ted Hughes. So children, please do watch the full video for the better understanding of this poem. We'll discuss everything, the theme, poetic devices, everything, to be with me. So let's get started. Children, The Laburnum Top. This poem, poet is trying to say that, life is a process of exchange and transformation. People are alive because they undergo exchange of energy. This poem is the rejuvenation of nature and celebration. And also, this poem is also, a symbol of life and its fluctuation. In the beginning, something which is silent and quiet, slowly and gradually, somebody has come and transformed this everything. So slowly and gradually you'll come to know कि what is the poem is all about. So सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि what is a laburnum top. लेबर्नम टॉप हम कहते हैं, आपने अगर हिंदी में सुना होगा, इसको अल्तमश का एक पेड़ होता है, अ शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस एंड येलो फ्लावर्स. मैं आपको पिक्चर दिखाने की कोशिश करती हूँ. चिल्ड्रन, दिस इज लेबर्नम टॉप. ओके, अ शॉर्ट ट्री with hanging branches and it is with yellow flowers, and it has the seeds are very poisonous if consumed excess. तो जो इसकी seeds होती हैं वो बहुत poisonous होती हैं, और ये जो ट्री होता है वो येलो कलर का होता है और शॉर्ट ट्री होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, शॉर्ट ट्री होता है, बस की जो ब्रांचेस होती है बहुत हैंगिंग होती हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही थिक है. मतलब अगर आप बाहर से देखें तो अंदर की थिकनेस आपको दिखाई नहीं देंगी, तो बहुत ही जिसे हम कहते हैं बहुत गहन पौधे जो होते हैं उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं. सो दिस इज द लेबर्नम टॉप एंड दीज आर द फ्लावर्स. ठीक है, द फ्लावर्स येलो फ्लावर्स होते हैं इसके, एंड इट इज ड्यूरिंग द लीफलेस पीरियड ऑफ मार्च एंड मे दैट द फ्लावर्स कम आउट in great profusion. They come out in long droppings and are bright yellow in color. They are 3 to 5 centimeter long. तो इसके फ्लावर्स कुछ इस तरीके से होते हैं. सो आई होप आपको ये समझ आ गया कि लेबर्नम ट्री कैसा दिखता है एंड उसके फ्लावर्स कैसे होते हैं. अब यहाँ एक और चीज़ की बात की गई है बच्चों, एक और चीज़ की बात की गई है, गोल्डफिंच बर्ड की बात की गई है. तो इज अ गोल्डफिंच बर्ड, वो इस तरीके की बर्ड होती है, शायद ये नाम आपके लिए नया हो, तो ये इस तरीके की बर्ड होती है, येलो कलर की छोटी सी बर्ड होती है, ब्लैक येलो ब्लैक और वाइट स्ट्राइप्स होती हैं इस पर. तो ये बर्ड कैसे आके इस ट्री को ट्रांसफॉर्म करती है. फर्स्ट द लेबर्नम टॉप वाज साइलेंट एंड एम्प्टी, बट द मोमेंट गोल्डफिंच बर्ड केम इनटू द ट्री, क्या चीज़ें चेंजेस होती हैं और ये हमें लाइफ में क्या सिखाता है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी. सो आई होप दिस इज क्लियर चिल्ड्रन. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि द लेबर्नम टॉप, जो पेड़ की हमने बात की थी, दैट इज़ वेरी क्वाइट, एकदम स्टिल है, साइलेंट है, मतलब कोई हवा नहीं चल रही है, देयर इज़ नो एनी यू कैन से कोई भी हलचल नहीं है, एकदम शांति है, एकदम चुपचाप है. द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट एंड एम्प्टी and the leaves are turning yellow and all seeds have fallen. So ये एक येलो सितंबर की सनलाइट है, दोपहर का टाइम है, तो जो लोग भी आ जा नहीं रहे हैं, एकदम शांति है, और उसकी जो कुछ लीव्स हैं वो येलो हो रही हैं और उसके जो सीड्स हैं वो गिर रहे हैं. तो यहाँ पर लेबर्नम टॉप के बारे में जनरली बताया गया है कि दैट ट्री इज क्वाइट एंड साइलेंट विदाउट एनी मूवमेंट्स, और उसकी लीव्स कैसी हैं, उसकी लीव्स कैसी हैं, येलो हो रखी हैं, एंड सीड्स आर फॉलिंग. और कब की बात है, आफ्टरनून की बात है, एंड द मंथ इज सितंबर सनलाइट, तो दोपहर का समय है, सितंबर सनलाइट है. तो यहाँ पर इसने लेबर्नम टॉप को डिस्क्राइब किया है. सो आई होप दिस इज क्लियर. आगे आपको पता चलेगा इसके आगे क्या होता है. सो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस यहाँ कौन कौन सी हैं. सबसे पहले The laburnum top is silent and quite still. In the first line, we have personification.
personification. ओके, प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए पर्सोनिफिकेशन, बिकॉज कभी भी किसी लाइफलेस चीज को अगर हम लाइफ देते हैं, जैसे यहाँ पे हम ट्री को ये नहीं कह सकते कि वो लाइफलेस है, बट इंसान चल सकता है, ट्री चल नहीं सकता, इजंट इट? तो जब हम यहाँ पर कोई ऐसी चीज को ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे लेबनम टॉप को पर्सोनिफाइड किया गया है कि वो एकदम चुपचाप है, क्योंकि भाई चुपचाप कौन रहता है, ठीक है, इंसान। तो लेबनम टॉप द फर्स्ट लाइन में आपके यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। सेकेंड लाइन सेप्टेम्बर सनलाइट, यहां पर आपका एलिटरेशन है, रेपिटेशन ऑफ एस, सो देयर इज एलिटरेशन। क्लियर? अब अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। अब इसमें कोई भी और पोएटिक डिवाइस नहीं। आई होप दीज 3 लाइन्स आर क्लियर। सो मूविंग अहेड, till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. So अभी तक जैसे क्या बताया, in the laburnum top, Ted Hughes describes how the laburnum tree's top is silent, lifeless, in the absence of goldfinch. मतलब एक goldfinch bird है, जब तक वो bird वहाँ नहीं आई थी तब तक वो जो tree था वो एकदम चुपचाप था, कोई movement नहीं था। But the moment that bird comes, so branch end में एक सडननेस, स्टार्टलमेंट दिखाई पड़ता है। सडननेस मीन्स एकदम से अचानक से, आप कह सकते हो एकदम अब्रप्ट, एंड स्टार्टलमेंट मतलब होता है एक्साइटमेंट, अमेजमेंट, हैप्पीनेस कह सकते हैं, जिसमें सडन सरप्राइज जिसको कह सकते हैं, एकदम से जैसे कोई चीज़ हमें देख के बड़ी खुशी देती है। सो ब्रांच एंड में मतलब अंदर के साइड में एक एक्साइटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो जो लेबोनम ट्री अभी तक एकदम चुपचाप था, द टॉप वॉज साइलेंट, नो एक्टिविटी वॉज देयर एंड एवरीबडी इज क्वाइट, everything was quiet. The moment goldfinch bird comes, and with its arrival all kinds of sounds and activities start on the tree. That yellow singing birds come suddenly and abruptly. ठीक है, अब वो बर्ड आती कैसे है, ठीक है, then sleek as a lizard and alert and abrupt, मतलब उस यहाँ पर गोल्डफिंच बर्ड को किससे आप कह सकते हैं कंपेयर किया गया, लिजार्ड से। स्लीक एज लिजार्ड, मतलब जैसे आपने देखा होगा, आई होप सबने लिजार्ड को ज़रूर देखा होगा। तो लिजार्ड का जो मूवमेंट होता है ना वो बड़ा ग्रेसफुल होता है। शी इज़ वेरी अलर्ट, शी इज़ वेरी अब्रप्ट, बहुत उसको पता होता है कि इफ़ समबडी इज़ कमिंग और कोई उसको हार्म करने जा रहा है तो क्विकली शी जस्ट मूव्स हर टर्न, उसको टर्न कर लेती है अपने आप को बचाने के लिए। शी इज़ वेरी अब्रप्ट एंड क्विक। सो एकदम लिजार्ड की तरह ही गोल्डफिंच बर्ड क्या है, ग्लॉसी है, या आप कह सकते हो ग्रेसफुल है एकदम। एंड इसके साथ में और क्या है क्वालिटीज उसमें उसकी, वो एकदम अलर्ट है और एब्रप्ट है, उसको पता है कि उसको कहाँ कहाँ किस तरीके से मूव करना है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट अप। अब जैसे ही वो ट्री के अंदर जाती है, उस लेबोनम ट्री के अंदर जाती है, थिकनेस की तरफ जाती है, मतलब ब्रांच जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ की तरफ जाती है, तो वहाँ जो मशीन होती है ना वो स्टार्ट हो जाती है। वो ये कैसी मशीन है, व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस? दैट मशीन इज, यू कैन से द मेटाफोर फॉर नेस्ट। ठीक है, मे बी नहीं, दैट इज फॉर श्योर कि वहां पे उसके नेस्ट में उसके बेबी बर्ड्स होंगे जो उसका इंतजार कर रहे होंगे, एंड शी हैज हिडन हर बेबी बर्ड्स इन दैट नेस्ट इन द लेबोनम टॉप फॉर देयर सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो लेबोनम टॉप होता है दैट इज इट हैज येलो फ्लावर्स एंड हैंगिंग ब्रांचेस, और मैंने आपको गोल्डफिंच का कलर भी बताया, वो भी येलो होता है। दूसरी बात, ये काफ़ी आप कह सकते हैं गुच्छे वाले पौधे होते हैं, काफ़ी थिक होते हैं अंदर से, ताकि बाहर से आप अंदर जब तक आप उसको खोलो मतलब ओपन नहीं करोगे, यू आर नॉट एबल टू सी इनसाइड। तो यहाँ पे यू विल सी अ हाई सिक्योरिटी मदर, हाई सिक्योरिटी दैट मदर एंश्योर फॉर हर बेबीज, and the yellow the yellow color helps in camouflaging the babies। camouflaging मतलब हाइड करने में।
सो आप यहाँ देख सकते हो कि एक मदर अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए कहाँ तक जा सकती है और क्या कर सकती है, किस तरीके के जगहों को ढूंढ सकती है। तो एकदम एग्जैक्ट जगह उसने ढूंढी थी अपने बच्चों को छुपाने के लिए, ताकि उसके जो यहाँ बच्चे हैं वो एकदम सेफ्टी रहें, सिक्योरिटी के साथ रहें, उनके येलो कलर जो है वो उनको कैमोफ्लॉज कर सके और वो उस ट्री के अंदर सुरक्षित रहें, क्योंकि उसकी सीड्स जो होती है पॉइजनस होती है, अगर कोई आएगा उसको हार्म पहुंचाने, सो इफ समबडी विल ईट दोज सीड्स तो वो वहीं पर उसकी डेथ हो जाएगी। तो दैट मीन्स उसके बच्चे जो हैं वहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित हैं। एंड बिकॉज द मदर हैज टू गो फॉर फॉर द अरेंजमेंट, फॉर शेल्टर, फॉर फूड, शी हैज टू गो आउट. That is why the nest is there, the baby birds are there, and the moment she came, जब वो उससे मिलने आती है, जब वो उनका खाना लेके आती है, मिलने आती है, तो obvious सी बात है, the moment she enters, the machine startups. जो मशीन होती है, जो बच्चे होते हैं वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं. You will see a sudden startlement and they were very happy to see their mother, coming inside, and a machine starts up of chitterings and the tremor of wings and trillings. तो जो पूरी मशीन है, जो पूरा जो नेस्ट होता है ना, उसकी आवाज़ से जो पूरा ट्री होता है ट्रांसफॉर्म हो जाता है. एकदम एक लाइफलेस ट्री, एकदम क्वाइट ट्री, जिसमें कोई देयर वाज नो एक्टिविटी एट ऑल टिल द गोल्डफिंच बर्ड केम, isn't it? But the moment that bird came inside, whole tree transformed, it trembles. ओके, वहाँ पे आवाज़ें आने लगती हैं, वहाँ पे you'll see the chirpings. इसके अलावा आप ट्रेमर देख सकते हो, मतलब जर्क्स आप, क्योंकि जब वो बच्चे अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं तो उनके मूवमेंट से जो ट्री है वो भी मूव कर रहा है, तो वहाँ पे वो जो मूवमेंट होते हैं, जर्की मूवमेंट्स होते हैं, उसको ट्रेमर कहते हैं. और ट्रिलिंग्स आप कह सकते हैं नेस्ट के लिए भी, एंड ट्रिलिंग्स को हम शॉर्ट पिच साउंड्स की कह सकते हैं. मतलब यहाँ बहुत तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं, लॉट ऑफ चर्पिंग्स, अनदर सो मेनी साउंड्स आर देयर. तभी यहाँ पर पोएट कहता है, इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली. हु इज द इंजन ऑफ अ फैमिली? द गोल्डफिंच बर्ड. सो द इंजन ऑफ अ फैमिली, इंजन इज द मेटाफर फॉर गोल्डफिंच. मतलब गोल्डफिंच बर्ड जो है वो अपने बच्चों के लिए यूल से खाना लेके आती है, चीज़ें लेके आती है, और जब जैसे ही वो जो बच्चे होते हैं वो अपनी मदर को देखते हैं, वो वेरी हैप्पी, दे चर अप, वो स्टार्टल, वो बहुत खुश हो जाते हैं. After that, she stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her bird mass identity. So, यहाँ पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि she stokes it full. Stokes it full का मतलब वो अपने बच्चों को पूरी तरीके से सब कुछ खिला पिला के अच्छे से. She is very watchful and abrupt. She enters the thickness of the leaf and branches. Among the leaf, leaves a machine of sharp, chittering stars. She flutters her wings and sings in short but loud notes. इसके अलावा, the whole tree trembles with activity and excitement with the singing of the goldfinch. To her, the tree itself becomes the engine of her family. She lovingly stokes the tree and then flutters out to the other end of the branch. तो मतलब वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से फीड कराती है, उनको अच्छे से खाना खिला देती है. शी स्टोक्स इट फुल एंड देन फ्लट्स आउट टू द ब्रांच एंड. उसके बाद वो फ्लटर करने लगती है ब्रांच के एंड साइड की तरफ. मतलब अब फिर से टाइम आ जाता है कि शी हैज़ टू गो अगेन, शी हैज़ टू सर्च अगेन, शी हैज़ टू स्ट्रगल फॉर हर फैमिली. इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली. मगर यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड दैट इज क्लियर, शोइंग हर बियर्ड आइडेंटिटी मास्क. जाने से पहले शी शोज हर बर्ड आइडेंटिटी फेस मास्क. फेस जिस पे रेड और ब्लैक और वाइट के स्ट्राइप्स होते हैं, ये एक आप कह सकते हो उसका आइडेंटिटी मास्क हो जाता है या साइन हो जाता है, जिस तरीके से बच्चे जो हैं उसको रिकॉग्नाइज कर पाएं, क्योंकि ऑल द लेबर्नम ऑल द गोल्डफिंच बर्ड्स आर द सेम. तो बच्चों के लिए एक आइडेंटिटी छोड़ के जाती है, एक ऐसा कुछ निशान उनको बताती है कि जब आप इस निशान को देखोगे तब आप समझ जाना कि मैं आपकी मदर हूँ, बिकॉज और कोई आए तो वो आपको नुकसान ना पहुँचाए. नोबडी विल कम एंड टेक एडवांटेज ऑफ यू पीपल. सो यहाँ पर आप देख सकते हो हाई सिक्योरिटी दैट अ मदर अरेंज फॉर द किड्स, द बेबी बर्ड्स.
तो ये इसमें आप ये भी देख सकते हो कि किस तरीके से आपकी जो लाइफ है वो कितने फ्लक्चुएशंस के साथ होती है. आपकी लाइफ में डिफरेंट मतलब फेजेस आते हैं. दैट इज हैप्पीनेस, दैट इज सैडनेस, सो मेनी थिंग्स यूज टू कम एंड यू हैव टू एक्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग विद open hands, isn't it? So I hope this stanza is clear. Quickly we'll discuss the poetic devices. सबसे पहले गोल्डफिंच बर्ड कौन है? एक सिंगिंग बर्ड है, ठीक है. तो यहाँ पर गोल्डफिंच बर्ड, बस इतना ध्यान रखिए, सिंगिंग बर्ड है. यहाँ पे ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग चिरप में ओनोमेटोफिया है. ओनोमेटोफिया, whenever there is something related to sound, तो कौन सी पोएटिक डिवाइसेस आती हैं? वो आता है ओनोमेटोफिया. ऑलराइट, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड. यहां पर देखिए ये रेपिटेशन है, ठीक है. इसके अलावा सडन और स्टार्टलमेंट में एलिट्रेशन है. इसके अलावा देन स्लीक एज अ लिजर्ड, यहां पर सिमली है, ठीक है. इसके बाद एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट. अब यहां पे एलिट्रेशन नहीं है बच्चों, क्योंकि देयर इज अ वोवल साउंड. व्हेन वी हैव वोवल साउंड देन देयर विल बी एजोनेंस. जब यहां पे वो लेटर्स रिपीट होते हैं और वोवल साउंड होती है तो एजोनेंस होता है, ठीक है, एजोनेंस. अब एजोनेंस के बाद नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस पे हम आते हैं. द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स. यहां पर भी पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि जो पूरा ट्री है वो हिल रहा है, ट्रेम्बल कर रहा है, शेक कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ ह्यूमन क्वालिटी, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है. इसके अलावा ट्रेमर, ट्रिलिंग्स, एलिट्रेशन. यहाँ चिटरिंग, ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रिलिंग्स, इन सब में ओनोमेटोफिया है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू साउंड. इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली, मेटाफोर. इंजन इज द मेटाफोर फॉर गोल्डफिंच, ओके. शी स्टोक्स, एलिट्रेशन. इसके बाद nothing else is left. I think all the poetic devices we have done. Yes, okay, fine. Machine, हाँ, machine रह गया बच्चों. machine is the metaphor for nest. nest में जो baby birds हैं उनके लिए ये metaphor है. तो if you write nest then also it is right, but you can write baby birds also. Okay, so I think this stanza is clear. Now the last 3 lines are left, children. Then with airy, delicate whistle chirrup, whispering, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. So again, the goldfinch bird, with her strange, delicate whistling, chirpings, and whisperings, flies away towards the infinite sky, and after her departure, the laburnum tree becomes empty and silent again. सो आई होप इट इज क्लियर कि अब जब जो गोल्डफिंच ट्री है चली गई है, अब दोबारा से वो अपने बच्चों को सुरक्षित करके चली गई है, अपने बच्चों को फीड करके चली गई है. देन नेबोलम ट्री इज एम्प्टी एंड साइलेंट अगेन. अब यहां पर लास्ट वाली लाइन में वेट अ सेक चिल्ड्रन. यस, यहां पे द लास्ट लाइन इज ऑल्सो पर्सोनिफिकेशन. यहां पर आप पर्सोनिफिकेशन लिख लीजिएगा. एंड इनफाइनाइट मतलब होता है बच्चों एंडलेस स्काई, क्योंकि जब स्काई के अंदर जाएगी तो आपको कुछ हद तक दिखाई पड़ेगी, थोड़ी दूर के बाद फिर वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी. एंड इसके अलावा एरी डेलिकेट, यहाँ पर एरी डेलिकेट का मतलब होता है स्ट्रेंज सॉफ्ट साउंड. मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि जो आप कह सकते हो जो बर्ड है वो इस तरीके की स्ट्रेंज चॉपिंग करिए जैसे उसके बच्चों को समझ में आए कि उसकी मदर ही है. सो आई होप चिल्ड्रन दिस पोएम इज क्लियर टू यू. ये पूरी पोएम आपको बस ये बताती है, दिस पोएम टीचेस अस दैट लाइफ इज फुल ऑफ fluctuations and this laburnum top is a symbol of life, and it depends what kind of life you are living, what is going on in your life, and
whatever it is, but जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि poet is trying to say that life is a process of exchange and transformation. Stagnant life is not productive at all. मतलब हमें रुकना नहीं रहता है, लाइफ में एक्सचेंज होते रहते हैं, ट्रांसफॉर्म होती जाती है, चेंज होती रहती है. नथिंग इज परमानेंट. इफ यू आर हैप्पी, योर हैप्पीनेस इज नॉट परमानेंट. इफ यू आर सैड, दैट बैड टाइम इज ऑल्सो नॉट परमानेंट. if it is your time, it will change. Nothing will be, आप कह सकते हो कोई भी चीज परमानेंट नहीं है. जो आप आज थे वो आप कल नहीं रहोगे. सो ये लेबरनम टॉप यही दिखाता है कि कैसे एक लाइफलेस चीज को कोई दूसरा क्रीचर आकर ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसको लाइफ फुल ऑफ एक्टिविटी बना देता है, फुल ऑफ एनर्जी से क्रिएट कर देता है. इसके अलावा जैसे ही वो चला जाता है तो जो लाइफ है वो फिर से उसी तरीके से साइलेंट हो जाती है, क्वाइट हो जाती है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम मोर क्लियरली. अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी. इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, इफ यू हैव एनी डाउट ऑन एनी लाइन, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. मुझे बहुत अच्छा लगेगा. एंड इफ यू लाइक इट, मेक श्योर एक लाइक करके जाइएगा. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट. एज जितने लोगों को शेयर कर सके आप शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.